गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आप लोग के लिए आ चुका है एएनएम सेकेंड ईयर का फुल कोर्स का ऑफर प्राइस सिर्फ आपको मिल रहा है 299 रुपये में, जो सिर्फ सोमवार तक लिमिटेड है। इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, 2000 प्लस एमसीक्यू लाइव टेस्ट, 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड क्लियर थ्योरी कॉन्सेप्ट। जिनको भी ये बैच परचेज करना है वो फटाफट मेडिको डिटेक्टिव चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए और फटाफट मैसेज कर दीजिए कि बैच को बाय करना है, और वहाँ पे आप ये सारा फीचर्स आपको मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का मिडवाइफरी का एंटीनेटल केयर का 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और जो ऑनलाइन बैच लिए हैं वो स्टूडेंट खास करके ज़रूर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उनको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाया गया है एंटीनेटल केयर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए न्यूनतम एएनसी जांच कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में है कम से कम 2, बी में है कम से कम 4, सी में है कम से कम 6 और डी में है कम से कम 8। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए न्यूनतम एएनसी जांचें जो है कम से कम 4 बार होनी चाहिए। कितनी बार? कम से कम 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले एंटीनेटल विजिट कब की जानी चाहिए। प्रेगनेंसी में पहली एंटीनेटल विजिट कब की जानी चाहिए। ऑप्शन ए में है प्रथम 12 सप्ताह के भीतर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है 16वें सप्ताह में, सी में है 20वें सप्ताह में, डी में है 28वें सप्ताह में। तो पहली एंटीनेटल विजिट आप लोग को पढ़ाया गया था कि पहली एंटीनेटल विजिट जो है प्रथम 12 सप्ताह के अंदर करवा लेना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पहली एंटीनेटल विजिट हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी एएनसी विजिट किस समय निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए में है 14 से 26 सप्ताह के बीच, बी में है 28 से 32 सप्ताह के बीच, सी में है 36 सप्ताह में और डी में है प्रसव के समय। तो पहला एएनसी विजिट तो 12 सप्ताह में हो गया। दूसरा एएनसी विजिट जो है निर्धारित किया जाता है कब किया जाता है दूसरा एएनसी विजिट, तो 14 से 26 सप्ताह के बीच। कब किया जाता है? 14 से 26 सप्ताह के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की किस तारीख को विशेष एएनसी जांच मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1 तारीख, बी में है 9 तारीख, सी में है 15 तारीख और डी में है 30 तारीख। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की जो है 9 तारीख को विशेष एएनसी जांच दिवस मनाया जाता है। जब आप लोग 9 तारीख को पहुंच जाइए पीएचसी केंद्र पर या फिर सीएचसी केंद्र पर, तो देखिएगा बहुत भीड़ होता है 9 तारीख को, क्योंकि उस दिन जो है जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है उनका विशेष रूप से एएनसी जांच किया जाता है। ठीक है, और ये योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ये योजना चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी महिला ने पिछले 3 वर्ष के भीतर 2 टीटी प्राप्त किए हैं तो इस गर्भावस्था में कितने टीके लगेंगे। ऑप्शन ए में है कोई टीका नहीं, बी में है केवल 1 बूस्टर खुराक, सी में है 2 पूरी खुराकें और डी में है 3 खुराकें। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि केवल 1 बूस्टर खुराक ही लेंगे, क्योंकि महिला ने पिछले 3 वर्ष के भीतर जो है 2 टीटी प्राप्त कर लिए हैं और अब जो गर्भावस्था आई है तो ये केवल 1 बूस्टर खुराक ही लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटीनेटल जांच के दौरान मूत्र में मुख्य रूप से किन दो तत्वों की नियमित जांच की जाती है? ऑप्शन ए में है यूरिया एवं यूरिक एसिड, बी में है प्रोटीन एवं शुगर, सी में है कैल्शियम एवं सोडियम और डी में है कीटोन एवं बिलिरुबिन। तो एंटीनेटल जांच के दौरान मूत्र में मुख्य रूप से जो है प्रोटीन एवं शुगर की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? प्रोटीन और शुगर की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना गर्भावस्था में किस स्थिति का संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, बी में है प्री इक्लेम्पसिया, सी में है सीवियर एनीमिया, डी में है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो मूत्र में अगर प्रोटीन का पाया जाना गर्भावस्था में इस स्थिति का संकेत देता है कि प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है। ठीक है, मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना गर्भावस्था में किस स्थिति का संकेत होता है? तो प्री एक्लेम्पसिया का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएनसी विजिट के दौरान पेट का स्पर्श करते समय कौन सा ग्रिप नहीं आता है? ऑप्शन ए में है फंडल ग्रिप, बी में है लैटरल ग्रिप, सी में है लियोपोलैट्स फिफ्थ ग्रिप और डी में है पेल्विक ग्रिप। तो एएनसी विजिट के दौरान पेट का स्पर्श परीक्षण करते समय जो है ये लियोपोलार्ड्स फिफ्थ ग्रिप जो है नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की प्रस्तुति और एंगेजमेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में की जाती है? ऑप्शन ए में है फंडल ग्रिप, बी में है अम्बलाइकल ग्रिप, सी में है पेल्विक ग्रिप्स, डी में है नन ऑफ दीज। तो भ्रूण की स्थिति यानी कि प्रेजेंटेशन और एंगेजमेंट का पता लगाने के लिए जो है पेल्विक ग्रिप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेल्विक ग्रिप फर्स्ट और सेकंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में आयरन फॉलिक एसिड IFA जिसको भी बोला जाता है, आयरन फॉलिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग या लिख लीजिएगा इसका, कभी कभी एब्रिविएशन में पूछ लेता है कि IFA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गर्भावस्था में आयरन फॉलिक एसिड की नीली लाल गोलियां कब शुरू की जानी चाहिए? ऑप्शन ए में है प्रथम माह में ही, बी में है प्रथम तिमाही पूरे होने के बाद, सी में है 28 सप्ताह के बाद, डी में है केवल प्रसव के समय। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भावस्था में आयरन फॉलिक एसिड की नीली लाल गोलियां जो है प्रथम तिमाही पूरी होने के बाद स्टार्ट किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि IFA यानी कि आयरन फॉलिक एसिड की प्रतिदिन एक लाल गोली में क्रमशः कितना एलिमेंट आयरन और फॉलिक एसिड होता है? ऑप्शन ए में है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, बी में है 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, बी में है 200 mcg आयरन प्लस 1 mg फॉलिक एसिड, डी में है 50 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो आयरन फॉलिक एसिड की प्रतिदिन एक लाल गोली में क्रमशः जो है 60 mg आयरन और 500 mg फॉलिक एसिड पाया जाता है। 60 mg आयरन होता है और उसमें 500 mg जो है फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की गोलियां गर्भावस्था के किस माह से शुरू की जानी चाहिए? कैल्शियम की गोलियां गर्भावस्था के किस माह से शुरू की जाती है? ऑप्शन ए में है फर्स्ट मंथ, बी में है 14th वीक, सी में है 32 वीक में और डी में है केवल प्रसव के बाद। तो कैल्शियम की गोलियां जो है गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से स्टार्ट की जाती है। कब स्टार्ट की जाती है? गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से जो है स्टार्ट की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम और आयरन की गोलियां को एक साथ क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या है इसका रीज़न कि कैल्शियम और आयरन की गोली को एक साथ नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन ए में है क्योंकि कैल्शियम आयरन
के अवशोषण को रोकता है, बी में है क्योंकि दोनों का स्वाद खराब होता है, सी में है क्योंकि इससे दस्त होते हैं, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम और आयरन की गोलियों को एक साथ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैल्शियम आयरन के अवशोषण को रोकता है। कैल्शियम जो है आयरन के अवशोषण को रोकता है, इसीलिए एक साथ कैल्शियम और आयरन की गोली को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर खतरा नहीं है। ऑप्शन ए में है योनि से रक्तस्राव, बी में है चेहरे और हाथों में अत्यधिक सूजन, सी में है हल्का सुबह जी मिचलाना और डी में है धुंधला दिखाई देना और तेज सिर दर्द। तो बताइए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी में इन चारों में से कौन सा जो है डेंजर साइन नहीं है, यानी कि खतरा का निशान नहीं है, गंभीर खतरा का निशान नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हल्का सुबह जी मिचलाना, क्योंकि ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में हल्का सुबह जी मिचलाएगा ही, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग जो है गंभीर खतरा है। चेहरे और हाथ में अधिक सूजन जिसको एडिमा बोलते हैं, ये भी अधिक खतरा है। धुंधला दिखाई देना या तेज सिर दर्द, ये सब जो है क्या होता है, गंभीर खतरा का निशान होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि किसी गर्भवती महिला का रक्तचाप 140/90 mmHg या इससे अधिक हो तो यह किस खतरे की इशारा करता है, किस खतरे की ओर इशारा करता है। मान लीजिए किसी गर्भवती महिला का बीपी जो 140/90 है, तो किस खतरे का निशान है। ऑप्शन ए में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, बी में है प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन, सी में है सीवियर एनीमिया, डी में है नॉर्मल फाइंडिंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब कोई गर्भवती महिला का बीपी 140/90 mmHg होगा या इससे अधिक होगा तो ये जो है प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्री एक्लेम्प्सिया का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में पेट में कीड़े मारने हेतु कौन सी दवा दी जाती है। अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेना है प्रेगनेंसी में, हमेशा डॉक्टर के सलाह से लेना है दवा। ठीक है। ऑप्शन ए में है एल्बेंडाजोल 400 mg एकल खुराक, बी में है पैरासीटामोल, सी में है मेट्रोनडाजोल और डी में एमॉक्सिलिन। तो गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेट के कीड़े के मारने हेतु जो दवा देना चाहिए उसका नाम है एल्बेंडाजोल 400 mg, डॉक्टर के सलाह पर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएनसी कार्ड में हरे रंग का स्टिकर किस स्थिति को दर्शाता है। एएनसी कार्ड आप लोग देखे हैं जिसका एमसीपी कार्ड भी कहा जाता है, उसमें हरे रंग का स्टिकर किस स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए में है उच्च जोखिम गर्भावस्था, बी में है सामान्य गर्भावस्था, सी में है गंभीर एनीमिया और डी में है जुड़वा बच्चे। तो एएनसी कार्ड में हरे रंग का स्टिकर जो है सामान्य गर्भावस्था बताता है, नॉर्मल रिस्क प्रेगनेंसी बताता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हरे रंग का स्टिकर का मतलब है सामान्य गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMSMA के तहत लाल स्टिकर किस श्रेणी की महिला को दिया जाता है। ऑप्शन ए में है सामान्य गर्भावस्था, बी में है उच्च जोखिम गर्भावस्था, सी में है पूरी तरह स्वस्थ महिला, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो PMSMA के तहत लाल स्टिकर जो है उच्च जोखिम गर्भावस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि लाल स्टिकर हमेशा दिखाएगा कि उच्च जोखिम गर्भावस्था होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे विश्राम की सलाह देना चाहिए।
पहला है ऑप्शन 8 घंटे रात में 2 घंटे दिन में, बी में है 5 घंटे रात में, सी में है 12 घंटे दिन में और डी में है केवल रात में 6 घंटे। तो गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कम से कम जो है 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में उसको नींद और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिला को सोते समय किस करवट में लेटने की सलाह दी जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उसको किस करवट में लेटने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए में है पीठ के बल, बी में है बाई करवट, सी में है दाहिनी करवट और डी में है पेट के बल। तो गर्भवती महिला को सोते समय जो है हमेशा बाई करवट लेटने की सलाह दी जाती है। कैसे लेटने की सलाह दी जाती है? बाई करवट लेटने की सलाह दी जाती है, लेफ्ट लैटरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई करवट लेटने से माँ और बच्चे का क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए में है इन्फीरियर वेना कावा पर दबाव कम होता है और प्लेसेंटा का रक्त प्रवाह बेहतर होता है। बी में है बच्चे का वजन कम होता है, सी में है उल्टी बंद होती है और डी में है नींद नहीं आती है। तो बाई करवट लेने से और माँ और बच्चे में यह लाभ होता है कि IVC यानी कि इन्फीरियर वेना कावा पर दबाव कम होता है और प्लेसेंटा को रक्त प्रवाह बेहतर होता है। ठीक है। IVC का यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिला में हेमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। जिसको गंभीर एनीमिया होगा, एकदम सीवियर एनीमिया होगा जिस महिला को, गर्भवती महिला को, उसमें हेमोग्लोबिन स्तर सोचिए कितना कम होगा। ऑप्शन ए में है 10 से 10.9 g/mdl, बी में है 7 से 9.9 g/dl, सी में है 7 ग्राम/dl से कम, डी में है 11 ग्राम/dl से कम, से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गंभीर एनीमिया से जो पीड़ित गर्भवती महिला होंगे उनका हेमोग्लोबिन का स्तर जो है 7 ग्राम/dl से कम होगा। सोचिए कितना कम होगा उनका हेमोग्लोबिन जो सीवियर एनीमिया हो गया रहेगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव योजना यानी कि बर्थ प्रीपेरेडनेस प्लान के मुख्य घटकों में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए में है संस्थागत प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्र का चयन, बी में है वाहन एवं आपातकालीन धन की व्यवस्था, सी में है पहचान किया गया रक्तदाता, डी में है उपयुक्त सभी। तो प्रसव योजना में किन किन घटकों का शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि संस्थागत प्रसव हेतु ही स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया जाना चाहिए, वाहन एवं आपातकालीन धन की व्यवस्था करना चाहिए और पहचान किया गया रक्तदाता का, ये सभी चीज़ें का जो है प्रसव योजना में शामिल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भावस्था में एब्डोमिन पाल्पेशन करते समय फेटल हार्ट साउंड सबसे स्पष्ट कहाँ पे सुनाई देती है। ऑप्शन ए में है बच्चे की पीठ के ऊपर, बी में है बच्चे के पैरों के ऊपर, सी में है माँ के नाभि के ठीक पीछे, डी में है सिर के ऊपर। तो गर्भावस्था में एब्डोमिनल पाल्पेशन करते समय फीटल हार्ट साउंड सबसे स्पष्ट जहाँ पे सुनाई देगा वो क्या होगा कि बच्चे की पीठ पर यानी कि फीटल बैक पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को इस ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो आप लोग 29 रुपये में ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ पे मैसेज कर देना है, नहीं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया जा रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा 7488483944। ठीक है, 3944 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और जिनको बैच भी लेना है, टेलीग्राम में कोई समस्या आ रही है या फिर वो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको जो भी डिटेल्स लेनी होगी आप यहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एमसीपी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है माता एवं शिशु की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रैक और रिकॉर्ड करना, बी में है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, सी में है टीकाकरण और विकास की निगरानी करना और डी में है उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले तो आप लोग एमसीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कि एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीपी का फुल फॉर्म होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ऑप्शन ए में दिया गया है माता एवं शिशु की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रैक और रिकॉर्ड करना, बी में है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, सी में है टीकाकरण और विकास की निगरानी करना और डी में है उपयुक्त सभी। तो एमसीपी कार्ड का ये सभी मुख्य उद्देश्य होता है कि पोषण एवं उससे स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करना, माता एवं शिशु की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रैक और रिकॉर्ड करना, टीकाकरण और विकास निगरानी, ये सभी काम होता है एमसीपी कार्ड का। अगर आप लोग को भी बैच लेना है तो आप लोग जो है बैच ले सकते हैं और 21 जुलाई से ही बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं और वो अपनी पढ़ाई को एकदम डेली कंटिन्यू बेस में लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनका पढ़ाई चल रहा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। टेस्ट भी जब लिया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, क्योंकि उनका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है फटाफट आंसर देते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं वो जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यही है, आप इस पे संपर्क करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट न्यू हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि सब लोग देखें और इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके और उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।